हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। प्रीवियस क्लास में एंटी एंजाइनल ड्रग्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज की क्लास में एंटी एंजाइनल ड्रग्स के ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को अपना क्या करेंगे, आज बाइंड अप करेंगे। ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जीपेट में पूछे जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं अगर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से, तो वो उनके ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट से ही आते हैं। तो एंजाइना होता क्या है, उसकी फिजियोलॉजी, उनकी पैथोलॉजी पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में एंजाइना के क्लासिफिकेशंस डिस्कस किए थे, एंटी एंजाइनल ड्रग डिस्कस किए थे। इसके अलावा नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम लोग आते हैं ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जी, एंटी एंजाइनल ड्रग्स टर्मिनेट एंजाइनल अटैक्स एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल अटैक्स। ऑब्वियसली एंटी एंजाइनल ड्रग्स का रोल ही वही है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंजाइना के अटैक को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है नहीं। अब आते हैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट। ड्रग रिलेटेड पॉइंट में फर्स्ट ड्रग जो हमारा है बेटा वो है नाइट्रेट। यहां पे फर्स्ट ड्रग दिया गया है वो क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको सबसे पहले मैंने रखा। देखो इससे पहले जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ लिए होंगे। आप इसके अलावे और भी जो ड्रग्स यहाँ पे आते हैं जो हम ऑलरेडी जैसे बीटा ब्लॉकर ड्रग था तो वो भी ऑलरेडी हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में डिस्कस कर चुके हैं, या तो इवन आप बीटा ब्लॉकर तो 4th सेमेस्टर में भी आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। तो इसीलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट ड्रग है एक तो है पोटासियम चैनल ओपनर जिसको निकोरैंडिल जिसमें ड्रग आते हैं, और एक हमारा वेसोडाइलेशन से रिलेटेड है जिसमें है नाइट्रेट्स। ये दो ड्रग हमें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट सारे ड्रग हैं लेकिन ये दो ड्रग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो नए ड्रग्स हम लोगों ने आज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बाकी बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में डिस्कस कर चुके हैं, यानी उनकी ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग नाइट्रेट पे फोकस करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइना के केस में। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है प्रीडोमिनेंटली वेनोडाइलेटर एक्शन, यानी कि ये ब्लड वेसल्स के वेन्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। जैसे आपने ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज 3 टाइप आपने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें ये वेन्स को क्या करते हैं बेटा, डायलेट करते हैं। वेसो डायलेटर है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या करेंगे, डायलेट करेंगे ताकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो हार्ट में। प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी तो प्रॉपर एनर्जी यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और अगर किसी ऑर्गन्स को, किसी टिश्यूज को, किसी सेल को प्रॉपर एटीपी मिलता है तो वो जो सेल है बेटा, वो जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं बेटा, स्मूथली वर्क करते हैं, वहां पर वो ऑर्डर में काम करते हैं, ऑर्डर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वहां पर कोई डिसऑर्डर नहीं होती है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यही देखा था कि एंजाइना जो हो रहा था वो ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शंस के कारण हो रहा था। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही थी हार्ट के द्वारा, और जबकि बॉडी जो सप्लाई कर रही थी ऑक्सीजन हार्ट को वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी ड्यू टू वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस और ड्यू टू इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ऐसे कुछ फैक्टर्स मैंने वहां पे बताए थे। तो ये क्या शो करेगा बेटा, तो वेनोडाइलेशन प्रॉपर्टी है, बिकॉज वेन्स एक्सप्रेस लार्जर क्वांटिटी ऑफ एंजाइम दैट जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रेट। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जब हम नाइट्रेट लेते हैं तो वहां पर उस ब्लड वेसल्स के एपिथेलियल लेयर पे क्या है बेटा, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रेट जो है बेटा मायोसिन, जो हमारा एक्टिन मायोसिन मूवमेंट है उस पे जाकर के वर्कआउट करता है और साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 2 जरूर आप देखें एंटी एंजाइना का, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया, और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि एंजाइना होती कैसे है।
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वेन्स को डायलेट इसलिए करता है क्योंकि वेन्स के एपिथेलियल लेयर में वो एंजाइम्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करने के लिए, और क्या भाई, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। इसलिए ये वेनोडाइलेटर प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है। तो अंडरस्टूड हो गया वेनोडाइलेटर क्यों शो करता है, ये समझ में आ गया। चले नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रेट्स एक्ट बाय राइजिंग, ऑब्वियसली साइक्लिक जीएमपी को राइज करता है, इंक्रीज करता है, विच कॉज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ MLCK। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि अगर कोई एटीपी है, क्या है भाई, एटीपी है, एटीपी से अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। यहां से अगर हम एक फॉस्फेट को रिमूव करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट जो बाहर जा रहा है इसको हम बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, यानी फॉस्फेट का बाहर जाना। और फॉस्फेट बाहर जा रहा है तो एटीपी क्या होता है, ब्रेक होता है, और एटीपी अगर ब्रेक हो गई तो हमारी एनर्जी करेंसी ब्रेक हो गई, हमें एनर्जी का सोर्स जो एटीपी है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो वही कह रहा है कि ये क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करता है, कहां पर भाई, MLCK। अब MLCK क्या है भाई, तो मायोसिन लाइट चैन काइनेज एंजाइम। क्या है भाई, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, यहां पे मैं लिख रहा हूं, है ना, ध्यान रखेंगे, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, ये एक एंजाइम है जी। तो डीफॉस्फोराइलेशन करता है बेटा MLCK का, दे प्रिफरेंशियली डायलेट कंडक्टिंग आर्टरीज विदाउट अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आर्ट्रियोल्स। तो ये रेजिस्टेंस को अफेक्ट किए बगैर क्या करता है भाई, तो आर्टरीज को कंडक्ट करेगा, उसको डायलेट करेगा। मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम, इंक्रीज इंट्रासेलुलर CGMP एंड यूज्ड इन एक्लेसिया कार्डिया। अब यहां पर एक और वर्ड आ गया, एक्लेसिया कार्डिया। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नाइट्रेट क्या करता है, तो MLCK में क्या करता है भाई, तो डीफॉस्फोराइलेशन, जिसके कारण साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन होता है और वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी आर्टरीज में शो होते हैं बगैर किसी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के। एक्लेसिया क्या है बेटा, तो अगर फूड जो है स्टमक वाले रीजन में, खास तौर से एसोफेगस वाला जो रीजन है, उस रीजन में अगर फूड की सप्लाई, वाटर की सप्लाई थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, उस केस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्लेसिया। जैसे मानकर चलो ये आपका एसोफेगस है, ये स्टमक है, अगर फूड पार्टिकल्स जा रहा है, ये फूड पार्टिकल्स में थोड़ा सा यहां पर प्रिवेंशन हो, यानी कि यहां पर थोड़ा सा यहां पर क्या हो भाई, रेजिस्टेंस क्रिएट हो, यानी थोड़ा डिफिकल्टी आ जाए फूड को पास होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्लेसिया। तो इस एक्लेसिया में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्लेसिया, है ना। आप हमारी बुक परचेस करोगे तो इन सब का मीनिंग वहां पर दिया गया है कि एक्लेसिया क्या, आपको वहां पे समझने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फार्माकोलॉजी की जब आप बुक परचेस करोगे तो उसमें ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। तो ये क्या है भाई, एक्लेसिया। वैसे भी ड्रग रिलेटेड पॉइंट तो मैं आपको अपनी बुक का ही लेकर के आता हूं, ये सारी चीजें मेरी बुक में ही लिखी गई है बेटा, जो तुम सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रेट रिड्यूस्ड प्रीलोड देयरफॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड O2 कंजम्पशन। O2 कंजम्पशन और कार्डियक आउटपुट को ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये किसको रिड्यूस करता है, प्रीलोड। अब ये प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या है जी, तो ये क्या है बेटा, प्रीलोड जो है डिफाइंड एज द फोर्स दैट स्ट्रेच द कार्डियक मसल्स प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन। वो फोर्स जो कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलोड। और कार्डियक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कार्डियक मसल्स ब्लड को क्या करेगा, पंप आउट कर देगा। मैं प्रीवियस क्लास में बहुत बार इस चीजों को डिस्कस किया हूं। और अगर ब्लड को वो पंप आउट करा, इट मींस कार्डियक मसल्स ने क्या कर दिया, अपना फंक्शन शो किया। और फंक्शन शो किया यानी उसको एटीपी चाहिए, हमें तो काम कम करवाना है। मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना में कि हमें हार्ट पे कम लोड देना है अगर एंजाइना हमें हुआ है तो ये क्या करेगा, तो प्री लोड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नाइट्रेट रिड्यूस्ड आफ्टर लोड देयरफॉर डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये प्रीलोड को भी कम करता है, ये आफ्टर लोड को भी कम करता है कार्डियक के केस में।
है ना। तो प्रीलोड कम करेगा तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और आफ्टर लोड अगर ये कम करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाइट्रेट प्रमोट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो टू इस्टेमिक एरिया इन एंजाइना पेशेंट। नाइट्रेट क्या करता है बेटा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कोरोनरी फ्लो, जो कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट में ब्लड को लेकर के जा रही है, उसमें फ्लो को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी एक बार ब्लड चली गई, जैसे सपोज दैट ये हार्ट है, ये आर्टरी यहां पे ब्लड को लेके जा रहा, तो एक बार अगर ब्लड गया, अब दोबारा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कि मान कर चलो इनसफिशियंसी हुई तो फिर से ब्लड को वो क्या करता है, उसी एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट कराता है, ताकि जो भी इनसफिशियंसी हुई है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशंस की, ये सारी चीजें फुलफिल की जाए। तो ये भी क्या करता है, इसका एक फंक्शन है। नेक्स्ट है, नाइट्रेट हैव नो डायरेक्ट स्टिमुलेंट और डिप्रेजेंट एक्शन ऑन हार्ट। हार्ट के ऊपर डायरेक्ट ये कोई ना स्टिमुलेशंस वाले एक्शन शो करते हैं, ना ही ये इनहिबिटर यानी कि आपको डिप्रेजेंट वाला एक्शन शो करते हैं। नाइट्रेट डायलेट क्यूटेनियस वेसल्स, क्यूटेनियस लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है बेटा, डायलेट करता है। कहां पर, तो ओवर द फेस एंड नेक, नेक और फेस पे, जो हमारा नेक वाला रीजन है और जो फेस वाला रीजन है, इन दोनों रीजन पे ये क्या करता है भाई, तो ये डायलेट करता है क्यूटेनियस लेयर को। एंड मिनिंजियल वेसल्स कॉजिंग हेडेक, मिनिंजियल वेसल, जो मिनिंजाइटिस आपने पढ़ा होगा ब्रेन से रिलेटेड, तो उसको भी ये क्या करता है, डायलेट करता है। और याद रखना, अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होता है ब्रेन का, इन द सेंस ऑफ ब्रेन, हमेशा याद रखना, सारे ब्लड वेसल्स नहीं, अगर ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स डायलेट होता है बेटा, तो वहां पर क्या कॉज होगा, हेडेक। जैसे सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल लोग लेते हैं पेनाइल इरेक्शंस के लिए, जिसको सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, तो सेक्सुअल पेनिस को इरेक्ट करने के लिए सिल्डेनाफिल मेडिसिन लेते हैं। तो सिल्डेनाफिल क्या है, एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है, तो वो क्या करता है, ब्रेन के भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और पेनिस के भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो आफ्टर सेक्स आप क्या देखोगे कि आपके ब्रेन में थोड़ी थोड़ी हेडेक फील होगी, तो ड्यू टू वेसोडाइलेशन। माइग्रेन के केस में भी वही चीज होता है, वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स अगर ब्रेन के केस में डायलेट हो रहा है ना, तो आपको याद रखना है कि वहां पर क्या होगा भाई, तो वहां पर होगा हेडेक। तो ये हेडेक क्या करेगा भाई, कॉज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रेट टेंड टू डिक्रीज splanchnic and renal blood flow to compensate for vasodilation in other area and decongest lungs by shifting blood to systemic circulation। तो यहां पर एक वर्ड है जी, स्प्लांचनिक। क्या है वर्ड भाई, स्प्लांचनिंग। ये स्प्लांचनिक जो वर्ड है एब्डोमेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, एब्डोमेन से रिलेटेड। तो क्या कर रहा है, नाइट्रेट टेंड टू डिक्रीज एब्डोमेन रीजन में और किडनी रीजन में ब्लड फ्लो को डिक्रीज करके हार्ट वाले रीजन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एंजाइना के केस में ब्लड के हार्ट के अंदर ब्लड की इनसफिशियंसी हुई है, हार्ट के अंदर ब्लड की प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है, प्रॉपर वहां पे ब्लड जा नहीं रहा है, प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो रखी है। तो ये क्या करता है कि स्प्लांचनिक यानी कि एब्डोमेन वाले रीजन, ब्लड रीनल एरिया यानी किडनी वाले रीजन्स में ब्लड को क्या करता है, रिड्यूस करता है टू कंपनसेट फॉर वेसोडाइलेशन इन अदर एरियाज। अदर एरियाज में ब्लड वेसल्स को डायलेट किया, इसीलिए इसने एब्डोमेन्स और किडनी वाले रीजन्स में इसने क्या कर दिया, मैनेज किया है यहां पर करके। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं बार बार बताता हूं, ये हमारा नंबर है 9039301429। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो डाउट पूछ सकते हो। मैं जब भी मैसेज देखूंगा बेटा क्लास से फ्री होकर के, या अभी अगर मैं देखूंगा तो अभी ही मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना, तो आप इस पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिवेट साइक्लिक जीएमपी प्रोडक्शन प्लेटलेट। प्लेटलेट्स में भी ये क्या करता है, तो साइक्लिक जीएमपी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, लीडिंग टू माइल्ड एंटी एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी। यानी अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहा है तो वो एग्रीगेशन वाली प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी नाइट्रेट के कारण, क्योंकि ये क्या करता है, प्लेटलेट्स में भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, नाइट्रेट आर लिपिड सॉल्युबल। कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है।
वेल एब्जॉर्ब लिपिड सॉल्वर है तो ऑब्वियसली इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी, आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में। कहां से एब्जॉर्प्शन अच्छी है तो फ्रॉम बकल, बकल्स वाले रीजन से, बकल म्यूकोसा एंड इंटेस्टाइन एंड स्किन। ये स्किन से यानी टॉपिकल रूट से भी, बकल यानी ओरल रूट से, और ये इंटेस्टाइन यानी कि ओरल रूट के इंटेस्टाइन वाले रीजन से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं नाइट्रेट, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है नाइट्रेट इंजेस्टेड ओरली एक्सेप्ट आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। देखो ऑलमोस्ट ऑल नाइट्रेट जो है बेटा वो क्या है भाई, तो ऑल नाइट्रेट जो है ओरली दिए जाते हैं, एक्सेप्ट देन ऑल्सो सर्वाइड मोनोनाइट्रेट। और जहां पर भी एक्सेप्शन आती है क्वेश्चंस वहां से आने के चांसेस बने रहते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एंटी हाइपरटेंसिव का भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आने वाले क्लासेस में, आइसोसर्वाइड का भी लेकर के आऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा डेली मैं अभी तो फिलहाल मैसेजेस भी आपको भेजता हूं व्हाट्सएप वगैरह पे लगभग बच्चों को कि हाँ बेटा इतने बजे हमारी क्लासेस। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन द सेंस कभी कभी मैसेजेस नहीं जाते हैं, जैसे मान के चलो कभी मैं लाइव आया क्वेश्चंस लेकर के, तो उसमें क्या मैसेज मैं सेंड करूंगा, किस टॉपिक का सेंड करूंगा, तो उसमें आपको अपडेट मतलब ऑटोमेटिक आपके जो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर मैसेज चला जाता है कि हाँ इतने बजे से क्लासेस है, नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड कर देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं या तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी डाउट सेशन लेकर के आऊं तो उसमें आपको क्या हो, ये सारी चीजें मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको पहले से ही चली जाए, ताकि आप डेटा वगैरह जो है वो अपना बचा करके रखें। मोस्टली जो हमारी क्लासेस है बेटा इवनिंग 6 PM पे स्टार्ट होती है डेली, संडे को आफ्टरनून 12 PM पे रहती है। बाकी डेली हमारी क्लासेस जो है वीक में क्या रहती है 6 PM पे रहती है, जिसमें 3rd सेम, 5th सेम और 7th सेम इन तीनों सेमेस्टर की क्लासेस अलग अलग दिन में क्या होती है यहाँ पर कंडक्ट होती है। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कल भी मैंने फेसबुक पर एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने बताया था हर बच्चा पढ़ेगा, मुफ्त में पढ़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे है तभी आप चीजों को पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल मुफ्त में 2023 तक हमारे सारे वीडियो जो हैं वो मुफ्त में आपको दिए जाएंगे, 2023 तक, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अच्छा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ऑब्वियसली वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा। अगर आपने फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर की आपने हमसे अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारे स्टूडेंट होंगे भोपाल से जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि सर ने हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि अगर ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए ये ड्रग जो है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होगा बेटा, जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रेट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इन सीवियर एनीमिया। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है एनीमिया के केस में नाइट्रेट, एनीमिया के केस में, दूसरे केस में नहीं। किस केस में, तो सीवियर एनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को यह क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ऑल केसेस में नहीं है, केवल एनीमिया के केस में। नेक्स्ट है क्रॉस टॉलरेंस। देखो एक नई वर्ड आई, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मानकर चलो कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं 50 mg, जैसे बेंजोडाइजिपाम हम नींद की गोली ले रहे हैं हाइप्नोटिक सेडेटिव के लिए, कुछ समय के बाद 50 mg बेंजोडाइजिपाम हमें काम नहीं करेगा, अपना एक्शन शो नहीं करेगा। इट मींस हमारी बॉडी ने उस मेडिसिन को टॉलरेट कर लिया, टॉलरेंस डेवलप कर लिया है बेंजोडाइजिपाम के अगेंस्ट, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस का मतलब है कि बेंजोडाइजिपाम के साथ साथ उस कैटेगरी में और भी जो ड्रग हैं, जैसे बार्बिचुरेट हो गया, इसके अलावा और भी जो ड्रग्स हैं, न्यूअर जो ड्रग है जैसे जोल्पीडेम है, जोलिप्लोन है, ये सारे जो ड्रग्स हैं जो सेडेटिव हाइप्नोटिक्स में यूज होते हैं, उनके अगेंस्ट भी टॉलरेंस हो गया, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस। यानी इस ड्रग को लोगे और अगर इस ड्रग के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने टॉलरेंस बिहेवियर शो कर दिया, तो आने वाले इस कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स होंगे उनके अगेंस्ट पहले से ही टॉलरेंस बिहेवियर शो रहेगा, तो उस टॉलरेंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस टॉलरेंस। और क्रॉस टॉलरेंस अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं बताऊंगा, 4th सेमेस्टर का ये सब कॉन्सेप्ट है, सॉरी 6th सेमेस्टर का ये कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेकर के आऊंगा तो वहां पर टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस, रेजिस्टेंस, क्रॉस रेजिस्टेंस, ये सारे टर्म्स में बताऊंगा। और अभी तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आया है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये क्रॉस टॉलरेंस क्या है।
तो क्रॉस टॉलरेंस अकर्स एमंग ऑल नाइट्रेट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट क्या शो करता है? क्रॉस टॉलरेंस शो करता है जी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे मेडिसिन हैं जो क्रॉस टॉलरेंस बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है कि क्रॉस टॉलरेंस अकर्स अमंग ऑल नाइट्रेट। द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू प्रिवेंट नाइट्रेट टॉलरेंस इज टू प्रोवाइड नाइट्रेट फ्री इंटरवल्स एवरी डे। अगर आपको टॉलरेंस बिहेवियर नहीं शो करवाना है, आपको लगता है कि हमें टॉलरेंस नहीं हो नाइट्रेट के अगेंस्ट, तो आपको अल्टरनेट मेडिसिन क्या करना चाहिए, यूज करनी चाहिए एवरीडे इंटरवल में। ये यहां पर पॉइंट है। नेक्स्ट है नाइट्रेट इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस। एक्सरसाइज टॉलरेंस को भी इंक्रीज करता है, यानी जब आप नाइट्रेट लोगे तो आपको मालूम है ये वेसोडायलेटर प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई होंगे, जिस कारण से एटीपी का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। इसीलिए ये एक्सरसाइज की भी पोटेंसी को इंक्रीज करेगा, टॉलरेट करेगा। एंड पोस्टपोन ईसीजी चेंजेस ऑफ इस्चेमिया। इस्चेमिया के केस में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ईसीजी पीक्यूआरएस करके आपने पढ़ा होगा, इस टाइप से ये जो ग्राफ बनते हैं, तो इस ग्राफ में भी चेंजेस को ये क्या करता है बेटा, कम करता है, मतलब उसको पोस्टपोन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रेट्स आर यूजफुल बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड। देखो प्रीलोड को डिक्रीज करता है, अपन पहले ही देख चुके हैं, मायोकार्डियल वर्क एज वेल एज इंक्रीजिंग कोरोनरी फ्लो। कैसे काम करता है? तो प्री लोड को कम करके और कोरोनरी फ्लो को बढ़ा करके। अंडरस्टूड है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट में सप्लाई करे, है ना। और प्री लोड क्या है भाई? तो कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट ज्यादा काम करेगा ना। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड को पंप आउट करना, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, यानी प्री लोड इसने कम कर दिया और साथ ही साथ कोरोनरी के फ्लो को इंक्रीज कर दिया। उस कारण से क्या होगा, यहां पर बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंजाइना का जो अटैक है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपने अगर पहली और दूसरी क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट में कोई कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं जी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहां से, तो हमें ये समझना है ना। और आज ये चैप्टर अपना एंटी एंजाइना कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से एंटी एरिथमिक ड्रग फार्माकोलॉजी का 5th सेमेस्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड विद सिल्डेनाफिल। देखो सिल्डेनाफिल, टोडाफिल, ये सारे ड्रग क्या है भाई, तो पेनाइल इरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। यानी अगर किसी को इंपोटेंसी है, किसी को पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल पीरियड या सेक्स के ड्यूरेशंस में, अगर पेनाइल्स जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाते हैं प्रॉपर, तो उस केस में आपको ये सिल्डेनाफिल दिया जाता है, क्योंकि वो वेसोडायलेटर है। तो सिल्डेनाफिल भी वेसोडायलेटर और साथ ही साथ में नाइट्रेट भी वेसोडायलेटर, तो दोनों अगर वेसोडायलेटर मिलेंगे तो सुपर वेसोडायलेशन प्रॉपर्टी शो होगी ना, जिसके कारण हेडेक या तो अदर भी और भी चांसेस होने, डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए सिल्डेनाफिल के साथ इसको हम कभी भी साथ में नहीं यूज करेंगे। यहां पर लिखा है बिकॉज सिल्डेनाफिल पोटेंशिएट द वेसोडायलेशन एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट। ऑब्वियसली वो पोटेंशिएट करेगा, ड्रग ही वही है। अब आते हैं जीटीएन पे, यानी कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एक ड्रग है इसी कैटेगरी में। तो जीटीएन यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट डेवलप लीस्ट टॉलरेंस बाय सबलिंगुअल रूट। अगर सबलिंगुअल रूट से लेते हो, यानी कि जो अपना टंग है उसके जस्ट बिलो, तो उस रूट से अगर लेते हो तो टॉलरेंस बिहेवियर जो जीटीएन का यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का है बेटा, वो आपको कम देखने को मिलेगा। एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल। एडमिनिस्टर्ड इसको क्या चीज से किया जा सकता है, ओरल रूट से आप इसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते हो। सबलिंगुअल रूट से, एंड इंट्रामस्कुलर, इसको हम ओरली, सबलिंगुअली और इंट्रामस्कुलर 3 रूट से दे सकते हैं, लेकिन टॉलरेंस बिहेवियर जो है वो सबलिंगुअल से कम देखने को मिलेगा। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इन द क्लासिकल एंजाइना इज रिडक्शन ऑफ कार्डियक प्रीलोड। देखो एंजाइना के केस में हमें करना क्या है, कोरोनरी फ्लो को इंक्रीज करना है, कोरोनरी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना है, कोरोनरी आर्टरीज में हमें डायलेशन प्रॉपर्टी शो करना है, और साथ ही साथ में हमें प्रीलोड को कम करना है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो। प्रीलोड कम होगा तो हार्ट काम कम करेगा, हार्ट काम कम करेगा तो हार्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट कम करेगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट अगर कम करेगा तो कम ऑक्सीजन का भी डिमांड करेगा, और कम ऑक्सीजन का डिमांड करेगा तो कम न्यूट्रिएंट का भी डिमांड करेगा, और कम न्यूट्रिएंट का डिमांड करेगा यानी कम ब्लड का भी फ्लो हो रहा है तो भी काम चल जाएगा। तो इसको ऐसे क्या करो आप कंसीडर करो सॉरी। तो क्या है बेटा, तो क्या है कार्डियक प्रीलोड ड्यू टू जीटीएन रीनल ब्लड फ्लो इज डिक्रीज।
रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, जीटीएन का डिक्रीज होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है जीटीएन प्रोड्यूस रिलीफ विद इन 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर जीटीएन रिलीफ कर देता है बेटा, 3 मिनट्स के अंदर, विद इन 3 मिनट्स। अगर आपने ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट मेडिसिन लिए तो 3 मिनट में आपको यहां पर क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। इन 75% पेशेंट, 75% पेशेंट के केस में आपको 3 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है जीटीएन यूज्ड ड्यूरिंग इवॉल्विंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शंस के ड्यूरिंग इसको यूज करते हैं विद द एम ऑफ रिलीविंग चेस्ट पेन, पल्मोनरी कंजेशन एंड लिमिटिंग द एरिया ऑफ नेक्रोसिस बाय अल्टरिंग O2 बैलेंस इन द मार्जिनल पार्शियली इस्चेमिक जोन। तो जीटीएन क्या करता है, मायोकार्डियल इंफेक्शंस वगैरह के भी चांसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, GTN should not be administered if systolic BP is less than 90। GTN को हम पेशेंट को उस समय प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे जब उनकी सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 हो, या तो हार्ट रेट लेस देन 50 और मोर देन 100 बीट पर मिनट हो। इन 3 केस में हार्ट बीट लेस देन 50 भी अगर होगा, या हार्ट बीट मोर देन 100 होगा, या तो बीपी लेस देन 90 होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, उस केस में हम जीटीएन प्रिस्क्राइब पेशेंट को नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इज एक्टिव मेटाबोलाइट एंड एक्टिव मेटाबोलाइट है ना, तो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इज एक्टिव मेटाबोलाइट एंड इज अवेलेबल एज द सेपरेट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए सेपरेट ड्रग के रूप में यूज होता है बेटा आइसोसार्बाइड। बट द ओवरडोज ऑफ आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट लीड टू सर्व टेकिकार्डिया। अगर आप आइसोसार्बाइड का ओवरडोज लोगे, ज्यादा मेडिसिन यूज करोगे, उस केस में टेकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोसार्बाइड इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना। ऑब्वियसली आइसोसार्बाइड नाइट्रेट कैटेगरी का ड्रग है, उस कैटेगरी में वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी है, तो इस कारण से ये एंजाइना की फ्रीक्वेंसी को तो रिड्यूस करेगा ही। एंजाइना पेक्टोरिस एंड आल्सो टर्मिनेट एन एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक को भी ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। नेक्स्ट है इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा इरिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट आर लॉन्गर एक्टिंग नाइट्रेट यूज्ड ओनली फॉर क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस। यानी अगर क्रोनिक डिसऑर्डर हुई है, अगर क्रोनिक लेवल पे एंजाइना है, तो उस केस में प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है सडन एक्शन देना। उस केस में इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, ये 2 ड्रग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस के केस में अपना एंजाइना में। अब इसका यूजेस है जी, तो यूजेस नाइट्रेट का क्या है, तो क्लासिकल एंड वेरिएंट एंजाइना एंड क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस, ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने देखा भी। मायोकार्डियल इंफेक्शन में कौन यूज हो रहा है, जीटीएन। डायरेक्ट मैंने यहां पे दे दिया है, वहां पे डायरेक्ट यूजेस से क्वेश्चंस आपको जीपीटी में आएंगे प्रीवियस ईयर्स के। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे या आप क्वेश्चंस देखोगे एंजाइना के केस में, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एक्यूट, अब LVF, ये एक नया टर्म है जी, LVF। LVF का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो लिख लेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में आप जीटीएन को इंट्रावेनस रूट से दे सकते हो। बाइलरी कोलिक डिसऑर्डर में आप सबलिंगुअल जीटीएन को दे सकते हो, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट दे सकते हो। एसोफेगल में अगर स्पाज्म हो रहा है तो हम सबलिंगुअल जीटीएन दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं, है ना, नाइट्रेट टेकन बिफोर मील, भोजन के पहले। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में भी सोडियम नाइट्रेट दे सकते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में याद रखेंगे, साइनाइड की अगर किसी ने पॉइजनिंग ली है तो उस केस में भी सोडियम नाइट्रेट हम मेडिसिन दे सकते हैं। ड्यू टू वेरी वीक वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी सोडियम नाइट्रेट इज यूज। सोडियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टी बहुत ही वीक वेसोडाइलेशन के रूप में रखा किया जाता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी कोवेलामाइन एंड डाई कोबाल्ट इडिटेट हैज आल्सो हाई एफिनिटी फॉर साइनाइड। साइनाइड के केस में 2 और मेडिसिन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए, हाइड्रोक्सी कोवेलामाइन
एंड डाइकोबाल्ट इडिटेट और हाइड्रोक्सी कोवेलामाइन दो और मेडिसिन है सोडियम नाइट्रेट के अलावे जो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होते हैं, है ना। देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइनाइड के पॉइजन के केस में सोडियम नाइट्रो जो अपना सोडियम नाइट्रोक्साइड का जो यूज है बेटा वो क्यों यूज होता है वो देख लेते हैं। तो देखो हमारे ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में ड्रग जो है सोडियम नाइट्रेट जाकर के बाइंड करता है और क्या बनाता है, मेथाइनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो मेथाइनोग्लोबिन कंजुगेट विद साइनाइड, है ना, किसके साथ भाई, ये साइनाइड के साथ ये कंजुगेट हो गया, यहां से साइनाइड को हटा देंगे। हीमोग्लोबिन में हमने जैसे ही नाइट्रेट ड्रग यूज किया सोडियम नाइट्राइड, तो ये मिथाइनोग्लोबिन साइनाइड के साथ जो कंजुगेट है वो क्या बनाते हैं, साइनोमिथाइनोग्लोबिन। अब ये साइनोमिथाइनोग्लोबिन जो है, जो अपना ड्रग जो है बेटा सोडियम थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट यहां पर है बेटा थोड़ा सा बाय मिस्टेक से ये जो है अरेंज हो गया। सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या बनाता है, मिथाइनोग्लोबिन एंड सोडियम थायोसाइनेट। और ये सोडियम थायोसाइनेट जो है बेटा इजीली आपको यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि हीमोग्लोबिन में सोडियम नाइट्राइड ड्रग जाकर के बाइंड करता है। अब जो साइनाइड जो है मिथाइनोग्लोबिन के साथ जो बाइंड हुआ है वो साइनोमिथाइनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ये सोडियम थायोसल्फेट ड्रग जाकर के ऐड होता है और उसको क्या करता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो जो साइनाइड का जो इफेक्ट है वो बॉडी में क्या हो जाता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रेट। नाइट्रेट का लगभग ऑलमोस्ट सभी पॉइंट हम लोग क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड ड्रग बीटा ब्लॉकर। देखो नाइट्रेट हमारा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था, बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ये सब हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आप डिस्कस मैंने किया इन सारी चीजों का। तभी कुछ पॉइंट है एंजाइना से रिलेटेड, उन पॉइंट को तो हम यहां पर डिस्कस कर ही लेते हैं। बीटा ब्लॉकर की प्रॉपर्टी क्या है, तो बीटा ब्लॉकर एक्ट बाय रिड्यूसिंग कार्डियक वर्क एंड O2 कंजम्पशन। O2 के कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है, कार्डियक वर्क को भी ये क्या करता है, कम कर देता है। एज कंसिक्वेंस ऑफ डिक्रीज हार्ट रेट को ही बीटा ब्लॉकर कम करता है। मैंने आपको बताया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कि जो बीटा रिसेप्टर होता है वो कार्डियक रेट को बढ़ाने के लिए यानी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अल्फा रिसेप्टर होता है जो ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, अपना कम हो जाएगा। तो हार्ट रेट कम हो जाएगा तो वर्क लोड हार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझो। सबसे पहले तो सीबीएस का फिजियोलॉजी देखो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसमें वीडियोज में आप जाओगे, वीडियोज में आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उन वीडियोज को देखना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि हम जो क्लास ले रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की वही क्लास देकर के आप जीपीटी क्रैक कर जाओगे। आपने जो प्रीवियस वीडियोज आपने जो छोड़ रखे हैं उन वीडियोज को भी आपको देखना है जी, है ना। उसके बाद में आपको रिजल्ट आएगा बेटा। रिजल्ट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसे ही इतना पसीना नहीं बहा रहा हूं आप लोग के लिए, इतना मेहनत फ्री में मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं। हमें तो रिजल्ट चाहिए आपसे, रिजल्ट तो आपको देना ही होगा एनी हाउ, है ना। दोगे ना रिजल्ट, कमेंट करो, दोगे ना रिजल्ट। मेरे पास मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ है, कमेंट करो, रिजल्ट शो कर, रिजल्ट आपको देना है ना। मैं कमेंट अभी देख रहा हूं। चलिए, तो यहां पर क्या है भाई, ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर आर इंडिकेटेड इन ऑल पेशेंट टू रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल यानी जो हार्ट का जो मसल्स है, मायोकार्डियल मसल्स, ये ऑक्सीजन की डिमांड को बीटा ब्लॉकर क्या कर देता है, कम करा देता है। ऑल बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट दोज विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, एग्जांपल है पिंडोलोल। पिंडोलोल को छोड़कर के ऑल आर नियरली इक्वली इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक एंड इंक्रीजिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस इन क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना के केस में जो हमें एक नॉर्मल वर्क करने के बाद भी हमें जो चेस्ट में पेन हो रहा था, उस केस में ऑलमोस्ट ऑल बीटा ब्लॉकर ड्रग की जो एफिकेसी है बेटा, जो एफिशिएंसी है, जो पोटेंसी है, वो इक्वल है एक्सेप्ट देन पिंडोलोल। किसको छोड़ करके, पिंडोलोल को छोड़ करके। नेक्स्ट है कार्डियक सेलेक्टिव एजेंट एटिनोलोल। कार्डियक सेलेक्टिव एजेंट कौन सा है, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सब बीटा ब्लॉकर है। आर प्रीफर्ड ओवर नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर। यानी प्रोप्रानोलोल के कंपेयर में
एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल जो है बेटा वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा अच्छा यहां पर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, बीटा ब्लॉकर आर द ओनली एंटी एंजाइनल ड्रग्स विच प्रोलॉन्ग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ CAD पेशेंट। तो बीटा ब्लॉकर आर द ओनली एंटी एंजाइनल ड्रग, एकमात्र ऐसा एंटी एंजाइनल ड्रग है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्रमोट करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के केस में। CAD का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी वो ब्लड वेसल्स, वो आर्टरी जो ब्लड को सप्लाई हार्ट में कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है CAD का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप लिख लेंगे है ना, क्या है भाई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वैसे हमारी बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट है, बीटा ब्लॉकर्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ऑल स्टेबल एंजाइना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जीपेट के लिए जी, बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है स्टेबल एंजाइना के केस में फर्स्ट लाइन ड्रग है जी। कैसा ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ऑल स्टेबल एंजाइना पेशेंट अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जब तक कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं हो तब तक। यानी कुछ ऐसे पेशेंट हैं अगर उनको बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तब तो हम दे ही नहीं सकते, और अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो उस केस में आप फर्स्ट लाइन ड्रग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म बीटा ब्लॉकर थेरेपी लोअर्स द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ अमंग इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज में सडन जो कार्डियक डेथ है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट ड्रग बीटा ब्लॉकर कंप्लीट हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज इंडिकेटेड ओनली व्हेन कोरोनरी स्पाज्म इज नॉट अफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड बाय द नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट के द्वारा ये सॉरी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हुआ है, उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डाइहाइड्रोफॉस्फेट, DHP। डाइहाइड्रोफॉस्फेट आर लिपोफिलिक एंड आर द मोस्ट पोटेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाइहाइड्रोफॉस्फेट मोस्ट पोटेंट माना जाता है। ऑलरेडी ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव में। वाइल बेरापामिल, डिल्टियाजेम आर हाइड्रोफिलिक एंड लेस पोटेंट। बेरापामिल, डिल्टियाजेम ये हाइड्रोफिलिक होता है जिस कारण से ये लेस पोटेंट होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इंपॉर्टेंट एक्शन और स्मूथ मसल्स रिलैक्सन। स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्मूथ मसल्स को क्या करता है बेटा, रिलैक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के साथ साथ क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट को कम करता है। आइनोट्रोपिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस या मसल्स से जो भी रिलेटेड है हार्ट में, इन सब में ये निगेटिव शो करता है, यानी कि उसको रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है, मायोकार्डियल जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शंस है बेटा उसको ये कम करता है। ये इसका क्या है, फंक्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। नेक्स्ट है, इनहिबिट कैल्शियम मेडिएटेड स्लो चैनल कंपोनेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज स्मूथ कार्डियक मसल सेल। अगर आप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करोगे तो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा स्मूथली काम करेगा या थोड़ा सा वो रिड्यूस होगा, और एक्शन पोटेंशियल अगर रिड्यूस होता है तो ऑब्वियसली वहां पर हार्ट पे लोड जो है वो कम होगा, और हार्ट पे लोड कम करना ही हमारा पहला ट्रीटमेंट अप्रोच था एंजाइना के केस में, जो मैंने सेकेंड पार्ट ऑफ एंजाइना वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ये टाइप वगैरह अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, L टाइप, N टाइप, T टाइप, ये ब्लॉकर T टाइप, ये सारी चीजें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर हमें जाने की जरूरत है नहीं। यानी कि ये उस वाले पोर्शन को हम ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में बता चुका हूं कि लीक चैनल क्या है, वोल्टेज सेंसिटिव चैनल क्या है, ये सारी चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एंटी हाइपरटेंसिव में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ड्रग आते हैं जी बेरापामिल। बेरापामिल भी हम लोग वहां पर डिस्कस किया, लेकिन कुछ एंजाइना से रिलेटेड पॉइंट यहां पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इट डायलेट आर्टरियोल्स एंड हैज सम अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। बेरापामिल के पास अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये वेसोडायलेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए ये क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। एक्चुअली ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन डायलेट कर रहा है क्योंकि अल्फा एड्रिनर्जिक प्रॉपर्टी है, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। और अल्फा रिसेप्टर का काम क्या है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को क्या करता है बेटा, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा, तो क्या होगा, तो वेसो डायलेशन होगा ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इट डायलेट, है ना।
तो क्या है बेटा, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी देयर बाय डिक्रीज टोटल पेरिफेरल, बट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, बट बीपी इज मोडेस्टली लोअर्ड। बीपी यहां पर थोड़ा सा आपको लो देखने को मिलेगा। वैसे भी वेरापामिल को तो हम बीपी के ही रूप में, एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेरापामिल इंक्रीज कोरोनरी फ्लो। कोरोनरी ऑब्वियसली जो एंजाइना का ड्रग है वो कोरोनरी फ्लो को बढ़ाएगा और प्रीलोड को कम करेगा। ये कॉमन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो वेरापामिल इंक्रीज कोरोनरी फ्लो, द हार्ट रेट जनरली डिक्रीज। हार्ट रेट कम करेगा क्योंकि हार्ट रेट अगर बढ़ेगा तो काम ज्यादा हो जाएगा, हमें काम कम करवाना है। एबी कंडक्शन इज स्लो, एबी कंडक्शन को स्लो करेगा, बट कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन। कार्डियक आउटपुट जो है बेटा वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन साइड इफेक्ट, हाइपोटेंशन इज ओकेजनल। ऑब्वियसली हमने आपको बताया था वेरापामिल का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट है वेरापामिल शुड नॉट बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये साइनस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह के केस में आपको देखने को वहां पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या है बेटा, वेरापामिल शुड नॉट बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर, क्यूनिडीन, डिसोपायरामाइड, इन सब के साथ इसको हम कॉम्बिनेशंस में नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है वेरापामिल इंक्रीज प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। जो डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन जो ड्रग है बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में यूज होता है, एज अ कार्डियक टोनिक ड्रग यूज होते हैं। आपने फार्माकोग्नोसी के अपने स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में कुछ ग्लाइकोसाइड पढ़े होंगे, जैसे यूरोपियन स्क्विल, इंडियन स्क्विल, रेड स्क्विल, ब्लैक हेलाबोर, एडोनिस, ओलिएंडर, डिजिटैलिस, थिबेटिया, ओबेन, स्ट्रोपैंथस, ये क्या है, स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड है। अच्छा, ये इतना मुझे याद कैसे है, कैसे मैंने आपको बता दिया, तो इसका भी ट्रिक मैंने दिया था। आप ग्लाइकोसाइड देखो तो ग्लाइकोसाइड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने वीडियोस को ग्लाइकोसाइड का ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल रखा है। उसको देखिए, उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था कि एक यूरोपियन चोर था, इंडिया आया, रंगे हाथों पकड़ा गया, उसका चेहरा ब्लैक था और नाम क्या था, एडोल्डिथॉस्ट, है ना। इससे हमारा स्टेरॉल याद हो जाता है। स्टेरॉल यानी कि कार्डियक टोनिक, यानी जिसके पास कार्डियक एक्टिविटी हो। तो वहां पर जो डिजिटैलिस का जो डिजिटॉक्सो, डिजिटॉक्सिन, ये सारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, तो उस केस में वेरापामिल क्या करता है, प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्सक्रीशन, यानी डिजॉक्सिन को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देगा। तो अगर कोई चीज बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो उसका लेवल क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज होगा। इस कारण से इंक्रीज हो जाती है, जो आगे जाकर के टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ये आपका वेरापामिल से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी डिल्टियाजिम। डिल्टियाजिम डायलेट कोरोनरीज, कोरोनरीज को डायलेट करेगा। हैज मोडेस्ट डायरेक्ट निगेटिव आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक निगेटिव आइनोट्रोपिक, हार्ट रेट को कम करेगा, बट डिप्रेशंस ऑफ एसए नोड, एसए नोड को ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। एंड एबी कंडक्शंस, एबी कंडक्शंस को और एसए नोड दोनों को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी इक्विवेलेंट टू वेरापामिल। इसका एक्शन जो है लगभग वेरापामिल के इक्वल है एसए नोड और एबी नोड को डिक्रीज करने में। नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली क्लिनिकल डोजेस प्रोड्यूस कंसिस्टेंट फॉल इन बीपी, बीपी फॉल होगा क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी इनके पास है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के पास एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए बीपी फॉल होगा। विद लिटिल चेंजेस और डिक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट भी यहाँ पर चेंजेस होगा, डिक्रीज होगा। वाइल लार्ज डोज और आईवी इंजेक्शन डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अगर आपने इसको लार्ज डोज में लिया तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट, डिल्टियाजिम शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग साइनस, जिसको प्री एग्जिस्टिंग साइनस है उस पेशेंट को हम नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। इसके अलावा एबी नोडल मायोकार्डियल डिजीज, इट इंक्रीज प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल लाइक वेरापामिल, ये भी वेरापामिल के जैसा डिजॉक्सिन लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओनली लो डोज ऑफ डिल्टियाजिम शुड बी गिवन टू पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर के कारण ये लो डोजिंग केवल हम डिल्टियाजिम को दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है जी निफेडिपिन, निफेडिपिन है डाइहाइड्रोफॉस्फेट रिड्यूस सेवियरिटी ऑफ रेनॉल्ड्स एपिसोड ब्लॉकिंग वेसोस्पाज्म। रेनॉल्ड्स एपिसोड, रेनॉल्ड्स डिजीज मैंने आपको बताया था जिसमें चिलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, कपकपी टाइप का आता है, तो उस केस में ये क्या करता है, वेसो स्पाम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है निफेडिपिन डायलेट आर्ट्रियोल, आर्टरीज को ये डायलेट करेगा। डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसके कारण बीपी बढ़ती है, उसको डिक्रीज करेगा। फॉल बीपी, बीपी को कम करेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो बीपी बढ़ती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में मैंने आपको बताया था। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बीपी फॉल होगा, कम होगा, बट इट डज नॉट डिप्रेस एसए नोड और एबी नोड। देखो
अभी हमने जो दो ड्रग देखा डिल्टियाजेम और वेरापामिल, ये एसए नोड एबी नोड को डिक्रीज करता है, लेकिन नीफेडिपिन उसी कैटेगरी का ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ही कैटेगरी में ये मेडिसिन आते हैं, लेकिन ये एबी नोड और एसए नोड को क्या करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं। इसलिए ये पॉइंट जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉम्पिटिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है नीफेडिपिन का, तो नीफेडिपिन एक्ट रैपिडली एक्ट करता, फास्ट एक्टिंग है बेटा, ड्यू टू विच रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस ऑफ हार्ट प्रोड्यूसिंग टेकीकार्डिया। एक्ट फास्ट होता है इसलिए टेकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो सकता है बेटा, इंक्रीज हो सकता है। इट हैज बीन सेफली एडमिनिस्टर्ड विथ बीटा ब्लॉकर एंड डिजॉक्सिन, इसको हम डिजॉक्सिन और बीटा ब्लॉकर के साथ क्या कर सकते हैं, सेफली दे सकते हैं नीफेडिपिन को, है ना, किसको, नीफेडिपिन को। नेक्स्ट है बेटा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स में बी वर्जेंट बाय द ऑल डाइहाइड्रोफॉस्फेट्स ड्रग ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्पिंस्टर एंड यूरिन वॉइडिंग डिफिकल्टी में बी सीन इन मेल्स ड्यू टू इट्स रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन ब्लैडर। तो ब्लैडर पे ये रिलैक्स प्रॉपर्टी शो कर सकता है, उस कारण से आपको यूरिन वॉइडिंग डिफिकल्टी मेल्स में देखने को मिल सकता है, एसोफेजियल स्फिंक्टर देखने को मिल सकता है डाइहाइड्रोफॉस्फेट प्रॉपर्टी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नीफेडिपिन इज एन अल्टरनेटिव ड्रग्स फॉर प्रीमैच्योर लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इस पॉइंट को आपको इसमें भी बताया है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी मैंने आपको बताया है, और फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। लेबर पेन में अगर प्रेगनेंसी जब फीटस बर्थ लेता है बेटा, चाइल्ड का जब बर्थ होता है, उस केस में जो लेबर यानी जो पेन होते हैं वुमेन्स को, उस पेन में हम इस ड्रग को क्या करते हैं, नीफेडिपिन को यूज करते हैं। ड्यू टू रैपिडली डेवलपिंग वेसोडायलेशन इट में कॉज पैल्पिटेशन, बहुत जल्दी वेसोडायलेशन कॉज करता है इसलिए पैल्पिटेशन कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, वेसोडायलेट होगा तो बीपी लो होगी, एंकल एडिमा हो सकता है बेटा। तो ये इनके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लिखा हुआ एंकल एडिमा इज नॉट ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन होने के कारण यहां पर एंकल एडिमा नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ ग्रेटर डायलेशन ऑफ प्री कैपिलरी देन पोस्ट कैपिलरी बेसल, इस कारण से एंकल एडिमा यहां पर होगा। तो मोस्टली एंकल एडिमा आपने देखा होगा कि फ्लूइड का रिटेंशन होने के कारण होते हैं, लेकिन यहां पर जो नीफेडिपिन के साथ जो एंकल एडिमा होता है जो साइड इफेक्ट, तो वहां पर दूसरा रीजन है। नेक्स्ट है नीफेडिपिन पैराडॉक्सिकली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंट में इंक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी एम्लोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक और ड्रग है जी एम्लोडिपिन। इट इज मोस्ट पॉपुलर डाइहाइड्रोपायरिडिन, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग है बीपी के केस में। इट्स ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज हायर एंड मोर कंसिस्टेंट, ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एब्जॉर्प्शन रेट इसका बहुत अच्छा है, इस कारण से सबसे ज्यादा ये मेडिसिन यूज होते हैं। इस एम्लोडिपिन इफेक्टिव एट हाफ डोज एंड इट क्लेम टू कॉज लेस एंकल एडिमा। अगर आप इस आइसोमर के एम्लोडिपिन को यूज करोगे तो इसके हाफ डोज को ही हम क्या करते हैं, हाफ डोज ही इसका इफेक्टिव होता है और एंकल एडिमा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट ड्रग है जी फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन के बाद कौन सा ड्रग है, फेलोडिपिन। फेलोडिपिन हैज ग्रेटर वैस्कुलर सेलेक्टिविटी, ये सब ड्रग हमने याद किया था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे याद किए थे, तो सीसीटीवी में सारे फ्रूटोज को देखा गया, तो क्या देखा गया भाई, तो नाइट में लास्ट को नाइफ से काटा गया। इस अमल को मोदी जी यानी कि नरेंद्र मोदी नमो ने और दिल्ली के ब्यूरो ने क्या बताया, इस अमल को फेल बताया, यही हमारा ड्रग था, है ना। लासिडिपिन, नेफिडिपिन, नाइट्रिडिपिन, यही हमारा था। एम्लोडिपिन, डिल्टियाजेम, वेरापामिल, नेमोडिपिन, यही सारे ड्रग थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ऑलरेडी मैं ट्रिक से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में मैं इन सारे ड्रग्स को याद करा चुका हूं, वो वीडियोज आप देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पार्ट 2, उसमें क्लासिफिकेशन है, मैंने बहुत सिंपल ट्रिक से इन सारे क्लासिफिकेशंस को याद करवाया है। तो यहां पर क्या है बेटा, नाइट्रोडिपिन नेक्स्ट ड्रग है। नाइट्रोडिपिन हैज बीन शोन टू रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द एंडोथेलियम एंड इनहिबिट साइक्लिक एमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज, देयरफॉर नाइट्रिक ऑक्साइड में रिटार्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दो मैंने बताया था। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशंस ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड वेसल्स। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैं हाइपरटेंशन में बता चुका हूं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आप ये वीडियोज हमारे चैनल पे आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से मांग सकते हैं उसका लिंक। और दूसरी चीजें आपको
मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजियोलॉजी जो सीबीएस की जो हमारे चैनल पे है उसको जरूर देखिए, उसमें ये सारे टर्म्स जो है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, क्लिनिडिपिन इनहिबिट एन टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, एन टाइप, टी टाइप, एल टाइप, पी टाइप। आपने ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैंने एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ाया है। तो एन टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। एडिशन टू द एल टाइप चैनल, एल टाइप चैनल को भी, दैट्स व्हाई इट डज नॉट कॉज रिफ्लक्स टेकिकार्डिया दैट अकर्स विद अदर डाइहाइड्रोफॉस्फेट्स। अदर डाइहाइड्रोफॉस्फेट के साथ टेकिकार्डिया जो प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्स टेकिकार्डिया, ये प्रॉब्लम आपको इसके साथ देखने को नहीं मिल सकती है क्लिनिडिपिन के साथ। Amlodipine is highly lipid soluble drug, that's why it has affinity for the cerebral blood vessels and approved for prevention and treatment of neurological deficit। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट के रूप में अम्लोडिपिन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होने के कारण ये हमारा सेरेब्रल रीजन में क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग है बेटा निकार्डिपिन, लार्सिडिपिन, बेनिडिपिन और न्यू ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। तो ये पॉइंट मैंने एंटी हाइपरटेंसिव में नहीं बताया, तो इस पॉइंट को आपको समझना है। न्यू ड्रग्स हैं जी निकार्डिपिन, लार्सिडिपिन, बेनिडिपिन, ये न्यू ड्रग्स ऐड हुए हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, जो आपको याद रखना है। अब है यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज क्या है, तो यूज इसका क्या है बेटा, यूजेस ऑफ सीसीबी में देखा जाए तो एंजाइना पैक्टोरिस में यूज करते हैं। ऑल सीसीबी आर इफेक्टिव। हाइपरटेंशन के रूप में इसको यूज करते हैं ऑब्वियसली, जिसमें बेरापामिल तो फर्स्ट लाइन ड्रग है हाइपरटेंशन के केस में, याद रखना है। लॉन्ग एक्टिंग डाइहाइड्रोफॉस्फेट, डिल्टियाजेम एंड बेरापामिल, डिल्टियाजेम और बेरापामिल फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव के केस में एज ए डाइहाइड्रोफॉस्फेट ग्रुप और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी आने वाले क्लास में हम अरिथमिया डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अरिथमिया, तो उस अरिथमिया में भी इसका यूज है। तो अरिथमिया में भी देखो बेरापामिल, डिल्टियाजेम, ये सारे ड्रग यूज होते हैं। इसके अलावा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में बेरापामिल क्या होता है, यूज होता है। तो यहां पर मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज बताया। देखो सीबीएस के केस में ना ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग याद कर लिए, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है, अगर ये ड्रग अगर आपने याद कर लिया बाय ट्रिक से, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इस ड्रग इस यूनिट के सॉल्व हो जाते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि देखो अरिथमिया में भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ेंगे, अरिथमिया में बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे, यहां पर भी बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन में भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर पढ़े। तो ऑलमोस्ट जो मेडिसिन है ना वो ऑलमोस्ट सेम है कार्डियक के केस में। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एंटी हाइपरटेंशन हमें पहले पढ़ना है, उसमें को मैंने ट्रिक से याद करवाया है, बाकी कहीं पर मैंने ट्रिक नहीं दी, क्योंकि वो ट्रिक अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उससे आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ड्रग है जी पोटासियम चैनल ओपनर। कौन सा ड्रग है, पोटासियम चैनल, आपको दिख रही ना, हाँ दिख रही होगी। पोटासियम चैनल ओपनर्स में क्या है भाई, तो पोटासियम चैनल ओपनर आर यूज्ड अल्टरनेटिव टू नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट के अल्टरनेट के रूप में हम पोटासियम चैनल ओपनर ड्रग यूज करते हैं, जिसमें एकमात्र ड्रग है निकोरैंडिल। अब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हमने और कहीं डिस्कस नहीं किया, इसलिए ये ड्रग हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, यहां से क्वेश्चंस आने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। निकोरैंडिल ओपन द एटीपी सेंसिटिव पोटासियम चैनल, एटीपी सेंसिटिव पोटासियम चैनल देयर बाई हाइपर पोलराइजेशन एंड रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स। मैंने बताया था कि सेल के अंदर पोटासियम होता है, ये पोटासियम अगर बाहर हुआ, अगर पोटासियम चैनल अगर आपने ओपन किया तो ये पोटासियम बाहर हो जाएगा, और पोटासियम बाहर होगा तो पॉजिटिव चार्जेस को लेकर के बाहर होगा, तो अंदर निगेटिव चार्जेस इंक्रीज होगा, और बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस में क्या प्रेजेंट है, सोडियम, क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ा और अंदर निगेटिव चार्जेस बढ़ा ना, क्योंकि पोटासियम बाहर चला गया पॉजिटिव चार्ज लेकर के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, यानी कि सेल जो है वो पोलराइज हो जाएगा, रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। और पोटासियम अगर बाहर जाता है तो हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाता है। देखो रिपोलराइजेशन तो क्लोरीन के आने से हो जाएगा, क्लोरीन अंदर आएगा तो रिपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव लेकर के आ रहा है। और अगर आपने पोटासियम को बाहर कर दिया तो हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ऑलरेडी, मैं इसलिए बोल रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फिजियोलॉजी जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपको भाई सीबीएस इतना आसान हो जाएगा, हार्ट इतना आसान हो जाएगा कि आप कभी भी किसी को कहीं भी पढ़ा सकते हो।
इवन आप डॉक्टर्स को पढ़ा सकते हो, जो एमबीबीएस कर रहा है उनकी फार्माकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। तो अपन ये चीजें अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है निकोरांडिल इज अ सेकंड लाइन एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल के केस में सेकंड लाइन ड्रग ये यूज होता है। यहां पर इन चीजों को मैं ये कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। चलिए, तो क्या है भाई, सेकेंड लाइन एंटी एंजाइनल ड्रग बट यूजफुल इन रेजिस्टेंट एंजाइना। रेजिस्टेंट एंजाइना में यूजफुल होता है व्हेन कंबाइंड विद अदर ड्रग। अदर ड्रग के साथ अगर कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस एंजाइना के रूप में इसको यूज करेंगे। निकोरांडिल एक्ट एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। नाइट्रिक ऑक्साइड को डोनेट करने की इसके पास प्रॉपर्टी है। देयर बाय रिलैक्स ब्लड वेसल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप डोनेट करोगे तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स क्या होगा भाई, डायलेट होगा। यहां पर प्रॉपर्टी साफ साफ मैंने बताया था इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो यहां पर, है ना। तो निकोरांडिल इज क्या है भाई, इंक्रीजिंग साइक्लिक जीएमपी बोथ कार्डियक प्रीलोड, जीएमपी भी इंक्रीज करता है, कार्डियक प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, दोनों के केस में साइक्लिक जीएमपी को प्रमोट करता है। निकोरांडिल इज बिलीव टू एक्सर्ट कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन बाय स्टिमुलेटिंग इस्चेमिक प्री-कंडीशनिंग as a result of activation of mitochondrial potassium ATP channel। पोटासियम एटीपी चैनल्स को जब ब्लॉक करता है तो ये सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वहां पर डेवलप होगी। नाइट्रेट लाइक टॉलरेंस डज नॉट अकर विथ निकोरांडिल। निकोरांडिल के साथ टॉलरेंस बिहेवियर नहीं होता जैसे हमने नाइट्रेट में देखे थे। बट हैज पोटेंसी टू इंटरैक्ट विथ सिल्डेनाफिल, लेकिन इसके पास पोटेंसी है सिल्डेनाफिल के साथ इंटरैक्ट करने की। नाइट्रेट को भी हम सिल्डेनाफिल के साथ नहीं दे सकते हैं और इस ड्रग को भी हम सिल्डेनाफिल के साथ निकोरांडिल को भी नहीं दे सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वेसोडायलेटर एक्शन इज एंटागोनाइज्ड बाय पोटासियम चैनल ब्लॉकर ग्लीबेंक्लामाइड। यानी अगर आपको निकोरांडिल को के अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी चाहिए तो आप क्या करोगे, पोटासियम चैनल ब्लॉकर। और पोटासियम चैनल ब्लॉकर कौन सा ड्रग है, ग्लीबेंक्लामाइड, याद रखेंगे। तो पोटासियम चैनल पोटासियम चैनल ओपनर कौन है, निकोरांडिल। और पोटासियम चैनल ब्लॉकर कौन है, तो ग्लीबेंक्लामाइड। ये ड्रग आपको याद रखना है। क्वेश्चंस वहां पर जब जीपेट में आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पोटासियम चैनल ओपनर पूछ रहे हैं या पोटासियम चैनल क्लोजर पूछ रहे हैं या ब्लॉकर पूछ रहे हैं। पोटासियम चैनल ओपनर पूछेंगे तो निकोरांडिल, पोटासियम चैनल ब्लॉकर पूछेंगे तो आपको ग्लीबेंक्लामाइड ड्रग याद रखना है। माउथ अल्सर सीन एज एडवर्स इफेक्ट विथ निकोरांडिल। निकोरांडिल के साथ माउथ अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग में बेटा डाईपाइरिडामोल, अदर कुछ ड्रग्स हैं जैसे इट इज पावरफुल कोरोनरी डायलेटर, कोरोनरी आर्टरी को पावरफुल डायलेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इट डायलेट रेजिस्टेंस वेसल्स एंड अबॉलिश ऑटो रेगुलेशन। रेजिस्टेंस वेसल्स प्रॉपर्टी को ये डायलेट करता है और रेजिस्टेंस को डायलेट करता है जहां पर रेजिस्टेंस हुई है, और ऑटो रेगुलेशन को भी अबॉलिश करता है। डाईपाइरिडामोल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय पोटेंशिएटिंग PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन 2। PGI2 का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन 2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 को ये क्या करता है भाई, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करता है बाई पोटेंशिएटिंग। PGI2 को प्रमोट करने के कारण एग्रीगेशन जो है वो क्या होगा, इनहिबिट होगा। एंड इंक्रीजिंग साइक्लिक AMP इन प्लेटलेट्स इट इनहांस एंटी एग्रीगेटरी इन्फ्लुएंस। यानी एंटी एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी जो प्लेटलेट्स में हो रहे थे उस प्रॉपर्टी को ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा। कैसे भाई, तो ये PGI2 को यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रमोट करके, पोटेंशिएट करके। नेक्स्ट है जी डाईपाइरिडामोल इंप्लॉयड एज एडजुवेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग के केस में हम डाईपाइरिडामोल को यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्राइमेटाजिडिन, इसी कैटेगरी का ड्रग है। इफ पेशेंट नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड बाय द लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडिशन ऑफ ट्राइमेटाजिडिन फर्दर रिड्यूस एंजाइनल अटैक एंड इंक्रीज एक्सरसाइज ड्यूरेशन। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपना काम ना करे, नाइट्रेट यानी वेसोडायलेटर अपना प्रॉपर्टी ना शो करे, अगर यहां पर आपको बीटा ब्लॉकर काम ना करे, उस केस में हम ट्राइमेटाजिडिन मेडिसिन देते हैं, ड्रग देते हैं। ट्राइमेटाजिडिन में इंप्रूव सेलुलर टॉलरेंस टू इस्चेमिया बाय मॉड्यूलेटिंग मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म। तो ट्राइमेटाजिडिन क्या करता है, इंप्रूव करता है सेलुलर टॉलरेंस बिहेवियर मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म को मॉड्यूलेट करके। नेक्स्ट है इट रिड्यूस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इट रिड्यूस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बाय इनहिबिटिंग लॉन्ग चैन 3 कीटो एसाइल
कोएंजाइम ए थायोलेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करके ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड प्रमोट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो हार्ट को एनर्जी मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली हार्ट को एनर्जी मिलेगी तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, और हार्ट पे लोड कम पड़ेगा तो चेस्ट पेन नहीं हमें होगा, पेन नहीं होगा यानी एंजाइना खत्म हो गई। तो इन सब चीजों को अपने को क्या करना है, कंसीडर करना। और चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखो अगर मैं 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो डेटा आपका खत्म होगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स तो 15 मिनट में ही खत्म कर लेते हैं, तो 15 मिनट में फार्माकोलॉजी नहीं, इतने में भी फार्माकोलॉजी नहीं हो रही है खत्म जी। एक एक टॉपिक को 4 से 5 घंटे तो लगते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब तो एक एक टॉपिक को 8 घंटे लगते हैं फार्माकोलॉजी, तब हम जाकर के हमें फार्माकोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तब जाकर के हमें फार्मेसी समझ में आती है, और हमारी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे जो कमांड है वो बहुत अच्छी बनती है ना। चलिए अपन कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्राइमेटाजिडीन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाथवे इनहिबिटर। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाथवे को ये क्या करता है, इनहिबिटर के रूप में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है जी आइवाब्राडिन। आइवाब्राडिन में है बेटा, आइवाब्राडिन यूज एन अल्टरनेटिव ऑफ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के अल्टरनेट के रूप में इसको यूज करते हैं। इट ब्लॉक कार्डियक पेसमेकर साइनोएट्रियल एसे नोड में ये करता है। सेल ऑफ एफ चैनल दैट ओपन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ स्लो डायस्टोलिक फेज 4 ऑफ डीपोलराइजेशन। अब यहां पर फेज 4 आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट समझना होगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, या तो आप हमारे ही चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके वीडियोज में जाएंगे तो वीडियोज में आपको सीबीएस वाला पोर्शन मिल जाएगा। इवन आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको भी, उसमें भी आपको सीबीएस का फिजियोलॉजी करके आ जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सीबीएस। उसमें आप पढ़िए फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये सब फेज हैं बेटा जो हार्ट परफॉर्म करता है। कब पोलराइजेशन होगा, कब रीपोलराइजेशन होगा, कब डीपोलराइजेशन होगा, तब हाइपर डीपोलराइजेशन होगा, कब हाइपर रीपोलराइजेशन होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं। तो फेज 4 वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आइवाब्राडिन यूज इन क्रोनिक स्टेबल एंजाइना इन पेशेंट विथ साइनस रिदम हु आर इंटॉलरेंट टू बीटा ब्लॉकर। जिसको बीटा ब्लॉकर से इंटॉलरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उस केस में आइवाब्राडिन ड्रग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपका एंटी एंजाइनल ड्रग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे बेटा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है। हम पूरी जीपेट 2023 तक फ्री में आपको देंगे, तो आप अपने फ्रेंड को भी बताइए, उनसे शेयर कीजिए। और आप जो दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं पैसे दे रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप हमारे यहाँ फ्री में पढ़िए, आपको बेटर एजुकेशन मिलेगी। और हमारा जो मोटिव है कि हम फार्मा को सशक्त बनाएं, फार्मेसी एरियाज को सशक्त बनाएं, समाज में हमारा नाम हो फार्मेसी का, उस चीज के सिलसिले से हम ये काम कर रहे हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।